स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वन शॉट वीडियो एटम्स का। एटम्स में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, और लास्ट 10-15 साल में सिर्फ उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 99% केस में जो है उससे क्वेश्चन आता है। तो हमें बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम को अच्छे से करना है। स्टार्ट करते हैं जे थॉमसन मॉडल से। जे थॉमसन के हिसाब से एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है, फिक्स्ड है, जैसे वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन में जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो रेड वाला पोर्शन है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ठीक है। और इनके वाइब्रेशन की वजह से जो भी एमिशन वगैरह हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये कुछ बातें इन्होंने बताई थी, पर ये जैसे स्पेक्ट्रल लाइन्स है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स वगैरह थे, और इन्हीं का स्टूडेंट जो है दैट इज रदरफोर्ड, उन्होंने अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, और फिर जो है जे थॉमसन मॉडल जो है वो ऑब्सोलीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या है, तो ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, और यहां से अल्फा पार्टिकल से निकल रहे हैं, सामने थिन गोल्ड फॉइल रखी हुई है, और चारों तरफ जो है ZNS स्क्रीन है, जिसपे अगर अल्फा पार्टिकल हिट करता है तो एक स्पार्क जैसा प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो ऑब्जर्वेशन थे वो ये थे कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो लार्ज एंगल पे स्कैटर होते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो कंक्लूजन था वो ये था कि मेजॉरिटी स्पेस जो है एटम में वो खाली है, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, तो मेजॉरिटी स्पेस इज एम्प्टी। और क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और एक आध अल्फा पार्टिकल जो है अपना पाथ रिट्रेस भी करता है। तो अल्फा पार्टिकल जो है एक तो हैवी होता है, उसका मास होता है 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, और पॉजिटिवली चार्ज है। तो इतना हैवी और पॉजिटिवली चीज अगर वापस जा रही है तो सामने भी कुछ पॉजिटिव और हैवी होना चाहिए। तो कंक्लूजन ये था कि एक तो मेजॉरिटी स्पेस एम्प्टी है, और दूसरा सेंटर पे पूरा मास और पूरा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पूरा और ऑलमोस्ट पूरा मास इज कॉन्सेंट्रेटेड द सेंटर, और इसको हम लोगों ने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो हेड ऑन कोलिजन के लिए आ रहा है न्यूक्लियस में, वो अपना पाथ रिट्रेस करता है, वो वापस चला जाता है। जितना दूर से अल्फा पार्टिकल जाता है वो सीधा चला जाता है, और यहां पे नजदीक में जो है बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स विद द न्यूक्लियस वो जो है स्कैटर होता है। दिस एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। ये स्कैटरिंग एंगल है और ये अल्फा पार्टिकल। तो ये डायग्राम भी आप लोगों को 1 मार्क में पूछा जा सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड हुए हैं थीटा एंगल पे, उसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से होता है। जितने ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं वो एंगल जो है, दिस एंगल इज 180 डिग्री, और 180 डिग्री पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ऑलमोस्ट 1, और थीटा इज इक्वल टू 0 पे आप देख सकते हो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, मतलब मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स जो है वो थीटा इज इक्वल टू 0 पे गए, मतलब स्कैटरिंग एंगल इज 0, मतलब सीधे चले गए, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहां पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फर्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और सेकेंड इज इंपैक्ट पैरामीटर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जब अल्फा पार्टिकल जो है वो हेड ऑन कोलिजन के लिए आता है तो वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे आके रुक जाता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां पे अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जब इधर आता है तो इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो धीमे धीमे कम होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स होता है, तो इसकी स्पीड धीमे धीमे कम होती है, और एक पॉइंट पे आके इसकी स्पीड 0 हो जाती है, मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0। ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो काइनेटिक एनर्जी जो भी है उसकी कन्वर्ट हो जाती है इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज 2 चार्जेस। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इक्वेट कर देंगे, हाफ mv² इज इक्वल टू कोई भी 2 चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज k q1 q2। तो जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है दैट इज 2e, और जो न्यूक्लियस पे चार्ज है दैट इज ze। तो ये हो गया q1 q2 अपॉन डिस्टेंस इज r0। पोटेंशियल एनर्जी में r0 का स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखना। तो यहां से r0 की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज k 2 टाइम्स ze² अपॉन हाफ mv²।
ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। डेफिनेशन जो है आप लोगों को याद रखना है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन ओनली। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, तो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल अगर इधर से आ रहा है, तो जब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो सेंटर वाली लाइन और अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर होता है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इंपैक्ट पैरामीटर होता है। कब होता है, जब बहुत ज्यादा दूर हो तब, ठीक है, क्योंकि नजदीक में जब आता है तो ये ऐसे डिविएट होता है बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स, तो उस केस में इंपैक्ट पैरामीटर चेंज हो जाएगा। तो डिफाइन होता है एट लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला जो है वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को याद रखना है। तो इट इज हाफ mv² इंटू ZE² cot θ/2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मॉड्यूल है मैंने बोल तो दिया, पर मेरे को ऐसे याद नहीं है कि ये एक बार चेक करना। कल मैं आगे पढ़ाऊं क्या, आगे पढ़ा देता हूं, नहीं तो डिलीट करवा दूंगा, और तो क्या है। है तेरे पास लिखा हुआ है कुछ? चल छोड़ रहने दे। क्या चाहिए उसमें? इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला, वो नहीं पता, अभी आपने डेफिनेशन ही लिखा है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर सही होगा ना तो मैं रहने दूंगा, नहीं सही होगा तो वहीं से डेफिनेशन जो बताया उसके बाद से रिलेट मार, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स हैं वो दो ड्रॉबैक्स हैं जो आप लोगों को याद रखना है, और दोनों जो है वो ऐसे से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक इज स्टेबिलिटी, जो है वो किस प्रकार से एटम स्टेबल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, एंड दूसरा इज स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो ये दोनों ही ड्रॉबैक्स क्यों है, बिकॉज ऑफ द अजम्पशन दैट इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। अब एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूम रहा है और उसकी एनर्जी अगर कम हो रही है तो वो धीमे धीमे स्पाइरल के फॉर्म में आके न्यूक्लियस में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो स्टेबल कैसे है एटम, वो एक्सप्लेनेशन नहीं था। अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते समय कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। इस तरह का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कि भाई वेवलेंथ की कितनी इंटेंसिटी थी या कितनी एनर्जी थी, तो इस वेवलेंथ की इतनी एनर्जी, इस वेवलेंथ की इतनी एनर्जी, तो ढेर सारी वेवलेंथ जो है वो बाहर निकल रही है। जबकि प्रैक्टिकली देखा गया था कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही एमिट हो रही है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो क्यों है, ये रदरफोर्ड भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये दो चीजें जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज बोर पोस्टुलेट। अब बोर पोस्टुलेट जो है वो आप लोगों को 2 मार्क में पूछा सकते हैं। इसमें आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। 4 पॉइंट के लिए मैं आप लोगों को फॉर्मुलाज बता रहा हूं। फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग 4 पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला इज Fc इज इक्वल टू Fe, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये पहला पॉइंट आप लिखोगे। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे कि एंगुलर मोमेंटम जो है विच इज mvr, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में, ठीक है। Electron can revolve in that orbit only in which its angular momentum is h/2π, integral multiple of h/2π. थर्ड आपको याद रखना है स्टेशनरी ऑर्बिट या फिक्स्ड ऑर्बिट। इसका मतलब यह है कि जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का कि भाई इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल घूमता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, उसको यहां पे एलिमिनेट कर दिया गया था बोर के द्वारा। बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, और इसीलिए उस ऑर्बिट को हम लोग फिक्स्ड ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और लास्ट, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को याद रखने, और एक ये टर्म याद रखना फिक्स्ड ऑर्बिट। ये 4 पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो आपको बोर पोस्टुलेट याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम।
अब ये जो पोस्टुलेट्स हम लोगों ने लिखे हैं, ये 3 फॉर्मूलाज जो थे वही हम लोग यहाँ पे बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसको यूज करके हम लोग डिराइव करेंगे कि रेडियस कितना होता है nth ऑर्बिट में, या फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में क्या रेडियस होगा इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का। फिर स्पीड पता करेंगे, एनर्जी पता करेंगे, तो ढेर सारी चीजें। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो है प्रोटॉन है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो उसमें एक सिंगल प्रोटॉन होगा अंदर, और हाइड्रोजन लाइक के लिए आप लोग यहाँ पे Z लिख सकते हो, वेयर Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो मैं जनरलाइज कर देता हूं अभी। दिस डिस्टेंस इज R। सबसे पहला जो फॉर्मूला है FC इज इक्वल टू FE, बोर पोस्टुलेट में सबसे पहला सेंट्रीपिटल फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो mv स्क्वायर बाय R इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एक R कैंसिल हो जाएगा, mv स्क्वायर इज KE स्क्वायर अपॉन R, और यहां से हमें R की वैल्यू KE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर मिल सकती है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों हमें फ्यूचर में काम लगेगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इसको लिख रहा हूं। ठीक है, ऑल्सो सेकेंड, ये जो फर्स्ट पॉइंट था बोर पोस्टुलेट का, सेकेंड पॉइंट इज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 यहां से हमें स्पीड मिलेगा, दिस इज nh अपॉन 2 mr। ये इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहां पे ये v की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कि रेडियस है KE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, वहां पे मैं v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज nh अपॉन 2 mr, और क्योंकि स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर और यहां पे भी स्क्वायर लिखेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। nh अपॉन 2 mr है v की वैल्यू, और उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, बस इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा, एक m और एक m कैंसिल हो जाएगा, दिस इज KE स्क्वायर 4 स्क्वायर m R स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पे R है। ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन KE स्क्वायर 4 स्क्वायर m। ये रेडियस की इक्वेशन है जो ये बता रही कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इसका मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ेगी, रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा। इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बट n स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस r है तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस 2r नहीं होगा, 4 टाइम्स r होगा, उसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा n टाइम्स r। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा, जब आप अगर इधर n की वैल्यू को 1 करोगे, ठीक है, n की वैल्यू को 1 करते हैं हम लोग यहां पे, तो उस केस में मैंने यहां पे z को 1 ले लिया है बाई चांस, क्योंकि जब मैं फोर्स लिख रहा था, ठीक है, तो K Q1 Q2 मैंने यहाँ पे ZE जो था वो लिया नहीं है, तो आप लोग ले सकते हो। मैंने Z को 1 लेके हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो n की वैल्यू जब यहाँ पे 1 करोगे आप, तो आपको मिलेगा R इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन KE स्क्वायर 4 स्क्वायर m। इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। H की वैल्यू पता है, प्लैंक कांस्टेंट, K पता है, E पता है, 4 पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, सब वैल्यूज रखोगे 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो जनरली आपको याद रखना है, तो R इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर। ये आप याद रख सकते हो हाइड्रोजन एटम के लिए। n को 1 करते ही फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। n को 2 करोगे तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा। n इज इक्वल टू 2 करोगे तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड में जो बोर पोस्टुलेट का सेकंड इक्वेशन है, एंगुलर मोमेंटम इज nh अपॉन 2 यहां से v की वैल्यू हो जाएगी nh अपॉन 2 mr, और रेडियस का जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया, जो कि ये वाला फॉर्मूला n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन दिस, ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन KE स्क्वायर 4 स्क्वायर m। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रेडियस का वैल्यू यहां पे रख दो, आपको स्पीड मिल जाएगी, दिस इज nh अपॉन 2 m इंटू r की जगह ये वैल्यू, दिस n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन KE स्क्वायर 4 स्क्वायर m। अब जो भी कैंसिलेशन होता है वो आप कर दो, NH कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज KE स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन ये 2 और 4 स्क्वायर भी घटेगा तो यहां पे हो जाएगा 2
अपॉन एन एच। तो ये जो है स्पीड की इक्वेशन है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, अगर मैं c से डिवाइड करता हूं वेर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हो जाएगा के ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन सी एच। n को अगर हम लोग 1 लिखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, तो v अपॉन सी हो जाएगा 1 अपॉन 137। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो 1 अपॉन 137 मिलेगा। मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज c अपॉन 137। जो लाइट की स्पीड है उससे 137 डिवाइड करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड मिलेगी फर्स्ट ऑर्बिट में। तो जनरल फॉर्मूला के लिए आपको क्या करना है, v इज इक्वल टू सी अपॉन 137 n कर देना है। अब n को आप 1 रखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड मिलेगी, 2 रखोगे तो सेकंड में। ये याद रखना है कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है स्पीड का जनरल फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब एनर्जी में हमारे पास 3 एनर्जी, दैट इज फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी एंड थर्ड इज टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पे जो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी थी एम वी स्क्वायर इज दिस, यहां पे आप हाफ से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी के ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहां पे मैं लिख देता हूं के ई स्क्वायर अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो इनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। टोटल एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगी 1/2 - 1 इज माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये हो गई टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी में यहां पे जब आप रेडियस का जनरल फॉर्मूला जो है वो रखोगे तो आपको टोटल एनर्जी n के टर्म्स में मिल जाएगी। क्योंकि तीनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो ग्राफ जो होगा वो इस प्रकार से होगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहां पे एनर्जी और यहां पे आर। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जितनी मैग्नीट्यूड है बस नेगेटिव में है तो नेगेटिव में आप बना दो, दिस इज टोटल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में भी गिवन एक्सरसाइज में। ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। 1 मार्क में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग जो है टोटल एनर्जी को जनरलाइज करके लिख देते हैं और फिर हम लोग फाइंड करते हैं वेवलेंथ। तो टोटल एनर्जी का ये जनरल फॉर्मूला है जब आप रेडियस की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करोगे तो। अब वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग जो लास्ट पोस्टुलेट है वो यूज करेंगे, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज h इंटू न्यू विच इज hc बाई लैम्बडा। बच्चों यहाँ पे जो इनिशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी की बात हो रही है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट तो उसके पास टोटल एनर्जी इनिशियली कितनी है। तो जब ये इक्वेशन आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहां पे और यहां पे तो आपको लैम्बडा की इक्वेशन मिल जाएगी 1 अपॉन लैम्बडा इज, ये एच सी नीचे जाएगा 1 अपॉन एच सी ई आई माइनस ई एफ। ये वैल्यू जो है वो टोटल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती है। यहां पे आप लोग एक बात ध्यान रखना कि जब आप रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करते हो तो टोटल एनर्जी जो है वो आपको माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है अपॉन एन स्क्वायर। एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट में दिस इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी हो जाएगी दिस डिवाइडेड बाय 4 दैट इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एन इज इक्वल टू 3 करोगे तो टोटल एनर्जी थर्ड ऑर्बिट में मिल जाएगी दिस अपॉन 9 दैट इज माइनस 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोर्थ ऑर्बिट तक एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, तो 16 से डिवाइड करोगे तो माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कुछ वैल्यूज है जो टोटल एनर्जी की एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, यहां पे जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस साइन के साथ तो आपको मिलेगा दिस इज आर इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। इनिशियल के लिए यहाँ पे एन आई लिख दिया क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन है और ये माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस तो ये पहले आ जाता है। और यहाँ पे जो कैपिटल आर है दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट, कैपिटल आर इज
रेडबर्ग कांस्टेंट। कैपिटल आर जो है ये HCA कांस्टेंट है, और यहां से जो चीज कॉमन निकल रही है वो कॉमन निकल के और HCA के साथ मिलकर एक नया कांस्टेंट बना दी, दैट इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है दिस इज 1.09 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, और क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेवलेंथ है तो मीटर इनवर्स जो है वो आपको याद रखना है। तो ये वैल्यू है रेडबर्ग कांस्टेंट की, आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड द वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर मिल जाता है तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा कर दो, लैम्बडा पता है तो न्यू मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रल सीरीज। आप लोग ऑलरेडी ये सीरीज के बारे में सुन चुके हो, लाइमन सीरीज, बाउमर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट फंड, ठीक है, ये सब चीजें। अब मैं आप लोगों को एक दो बताऊंगा, बाकी आप लोग जो है सिमिलरली समझ जाना। ठीक है, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है, वो किसी भी ऑर्बिट से आ सकता है, फोर्थ से, फिफ्थ से, थर्ड से, पर वो फाइनली कहां पे आएगा, फर्स्ट पे। तो NF की वैल्यू हो गई 1। इनिशियली वो आ सकता है 2 से, आ सकता है 3 से, सो एंड सो फोर्थ, इनफाइनाइट से आ सकता है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू ये हो सकती है। सिमिलरली बामर में फाइनली वो आएगा सेकंड ऑर्बिट पे, फाइनली सेकंड पे आ रहा है, पर वो फर्स्ट से सेकंड पे नहीं आ सकता, खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, पर वो खुद से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, इनफाइनाइट से आ सकता है। तो ये जो इनिशियल वैल्यूज है और फाइनल वैल्यूज है, ये सब आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट फंड, एन की वैल्यू 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम्फ्री है तो 6। अब यहां पे आपको दो चीजें पूछी जाती है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा। अच्छे से सुनना, 1 मार्क में 2 मार्क में क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन और बामर सीरीज। ठीक है, लॉन्गेस्ट के लिए आपको याद रखना है कि नजदीक से आना है। तो जैसे मान लो बामर सीरीज का आपको पूछा, तो फाइनली तो 2 पे आओगे, तो नजदीक से कहां से आओगे, तो 3 से 2 पे। ठीक है, जैसे मान लो कि n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3, ये इनफाइनाइट। तो सबसे नजदीक से जब आप आओगे तो आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, और सबसे दूर से आप आओगे तो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए अगर मैं बामर सीरीज की बात करूं तो इनिशियल विल बी 3, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इनिशियल विल बी इनफाइनाइट, और फाइनल जो है वो हमेशा 2 ही रहने वाला है बामर सीरीज में। बस ये जो वैल्यूज है इनिशियल और फाइनल की, शॉर्टेस्ट के लिए ये 2 यूज करो, लॉन्गेस्ट के लिए ये 2 यूज करो, और वैल्यू जो है यहां पे आपको रखनी है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल की वैल्यूज, आर की ये वैल्यू, आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ टर्म्स है, डेफिनेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल, और इसके बाद है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये जो 4 डेफिनेशन मैं आप लोग बता देता हूं, ध्यान से सुनना। एक्साइटेशन एनर्जी, वर्ड से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ऊपर भेजना है। कहां से भेजना है, ग्राउंड स्टेट से। कहां पे भेजना है, एक्साइटेड स्टेट पे। ठीक है, तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अब मैं आप लोगों को यहां पे एक बात बता देता हूं कि जैसे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, तो n की वैल्यू यहां पे 2 नहीं होती, कितनी होती है, 3। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 1 होती है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू क्या होगी, 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू 3। तो n की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम जो है एनर्जी पता कर सकते हैं। यहां पे मैंने आप लोगों को अलग अलग एनर्जी बताई हुई है। अगर आप लोगों को ये याद रहती है तो जैसे मान लो कि n इज इक्वल टू 1 से लेकर n इज इक्वल टू 3 पे इलेक्ट्रॉन जो है वो भेज रहे हैं, हम लोग कितनी एनर्जी देंगे कि वो n इज इक्वल टू 1 से 3 पे चला जाएगा। n इज इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। खाली आपको ये 2 वैल्यूज को माइनस करना है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को आप माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा एक्साइटेशन एनर्जी का। अच्छा, एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू मिलने के बाद आप लोगों को पोटेंशियल अगर पता करना है तो पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन जो है दैट इज और एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, और चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का है। तो ये वैल्यू अगर फॉर एन एग्जांपल, ये वैल्यू अगर एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है एग्जांपल, तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन, ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है वो बहुत इजी है फाइंड करना, बस आपको एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करना आना चाहिए। तो इट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ दैट 2 लेवल्स। ठीक है,
अब आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रॉन को कोई भी एनर्जी स्टेट से इनफाइनाइट पे भेजना है, कोई भी एनर्जी स्टेट, ठीक है, से कहां भेजना है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है, 0। और कोई भी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में आपको एनर्जी का वैल्यूज ऑलरेडी मैंने बता दिया, उन दोनों को आप माइनस करोगे। जैसे मान लो ग्राउंड स्टेट से पूछा हो कि भाई इसको ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे भेजना है, तो ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहां से इनफाइनाइट भेजना है, तो इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है, 0। दिस माइनस दिस करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। फिर से आयनाइजेशन पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसको ई से डिवाइड कर दो, ई कैंसिल हो जाएगा, 13.6 वोल्ट आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो था एटम्स में सारे टॉपिक्स, और कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और अगर जो है चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।